हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है विकीपीडिया। और आज मैं नया लेक्चर लेके आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जिस लेक्चर का टॉपिक रहेगा हमारा फेलियर एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवॉल्ट। जो ऑलरेडी हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे, उसी पे जो पहला टॉपिक हमने लिया था रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसी टॉपिक का ये लास्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें पहले तो हम कॉजेज़ भी डिस्कस कर चुके हैं, हम उसके बाद लीडर्स भी डिस्कस कर चुके हैं, मेन सेंटर्स भी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्योंकि वो रिवॉल्ट फेल हो गया तो वो किस तरह से वो रिवॉल्ट फेल हुआ, क्या क्या रीजंस थे और अल्टीमेटली उस रिवॉल्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, बिकॉज दिस रिवॉल्ट एज यू ऑल नो इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। सो इसलिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस इस वॉर के रहे हैं जो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो दिस वीडियो इज़ मेड बाय मी मोहित आनंद। सो आई होप आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहली बात, वाई द रिवॉल्ट फेल्ड। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको समझनी है कि रिवॉल्ट एक्चुअली में फेल हुआ क्यों। सो एज यू ऑल नो कि रिवॉल्ट जो था उसका मेन सेंटर हमारा जो रहा वो या तो सेंट्रल इंडिया रहा, पर्टिकुलरली सेंट्रल इंडिया, या जो हमारा वेस्ट वाला ईस्ट वाला पोर्शन था, पर्टिकुलरली जो सेंटर के साथ हमारा नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन लगता है वहाँ पे था जो मेन सेंटर था। सो उसी से हमारा पहला इसका जो रिवॉल्ट का फेलियर का कॉज निकल के आता कि देर वॉज नो ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन इन द रिवॉल्ट, दैट इज़ द ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वॉज एबसेंट। सो होल ऑफ द इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट। द ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न यानी फार ईस्ट, जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स थी, उस टाइम पे तो बर्मा भी हमारे साथ था, यानी म्यांमार भी हमारे साथ था। सो ये सारा एरिया जो था ये ऑलमोस्ट जो था वो रिवॉल्ट से अलग ही रहा। ईस्टर्न पार्ट, सदर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट, दे रिमेन्ड मोर और लेस अनअफेक्टेड। सो ये पार्ट्स जो थे नॉर्मली जो इस रिवॉल्ट से बाहर रहे। और हमें पता है कि मेन सेंटर जो रिवॉल्ट के कौन से थे, दैट वाज अवध, दिल्ली, यू हैव झांसी, यू हैव कानपुर। सो ये सारा का सारा एरिया हमारा कहीं ना कहीं नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया वाला पोर्शन रहता है। सो वही पोर्शन जो था वो रिवॉल्ट में इन्वॉल्व था, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द इंडिया वॉज नॉट इन्वॉल्व। सेकेंड रीजन वाई दिस रिवॉल्ट फेल्ड वॉज दैट इंडियन आर्मी और इंडियन सोल्जर्स वर इक्विप्ड विद पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट। अब जो इंडियन सोल्जर्स थे जो या जो इंडिया से इंडियंस जो रिवॉल्ट कर रहे थे, दे डोंट हैव दैट फाइनेंशियल बैकअप और दे डिडंट हैव लाइक सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, आर्म्स वगैरह नहीं थे। वो उस टाइम भी वो तलवारों से लड़ रहे थे। सो कुछ जो सोल्जर्स जिन्होंने म्यूटिनी की थी उनके पास कुछ गन्स वगैरह थी, अदरवाइज दे डोंट हैव एनी सोफिस्टिकेटेड वेपनरी। बट ऑन द अदर हैंड जो यूरोपियन सोल्जर्स थे, दे वर इक्विप्ड विद लेटेस्ट वेपन्स ऑफ द वॉर। उस टाइम के लेटेस्ट वेपन उनके पास थे। इसकी सबसे कॉमन एग्जाम्पल जब हमने इमीडिएट कॉज पढ़ा था वहाँ पे पढ़ी थी, दैट वाज द एनफील्ड राइफल। Then third, the revolt was poorly organized with no coordination or central leadership. So रिवॉल्ट या किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है एक सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। और आप यहाँ देखोगे हमने पूरा रिवॉल्ट जब स्टडी किया, सो देयर वाज नो सिंगल लीडर ऑफ द रिवॉल्ट और देयर वाज नो सेंट्रल अथॉरिटी जो उस पूरे रिवॉल्ट को कोऑर्डिनेट कर रही थी। सो एवरीबडी वॉज फाइटिंग लाइक इन आइसोलेशन। नो डाउट दे कंसीडर्ड बहादुर शाह जफर एज द एम्परर ऑफ इंडिया, बट बहादुर शाह जफर वॉज सच अ वीक रूलर दैट he did not have that kind of system where he can coordinate the activities of all the revolutionaries. So we can call it a leaderless revolt and a poorly organized revolt. Next जो reason है, that is educated Indians viewed this revolt as backward looking, supportive of feudal order and as a reaction of traditional conservative forces to modernity. These people had high hopes that British would usher in an era of modernization. So ये बहुत important है क्योंकि जब हमने causes पढ़े तो आपको वो ध्यान रखना है। अगर आपको causes नहीं याद है तो आप
चैनल पे जाके वो कॉजेज़ वाला वीडियो देख सकते हैं, अलग से मैंने कॉजेज़ पे एक वीडियो बनाया हुआ है। सो जो कॉजेज़ रहे हैं रिवॉल्ट के, उसमें हमने देखा है कि उन्होंने हमारे ट्रेडिशंस के साथ आके छेड़खानी की, हमारे कल्चर के साथ छेड़खानी की, कुछ नई चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई जो इंडियंस को, जो पर्टिकुलरली जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे उनको वो पसंद नहीं आई। सो जो एजुकेट हो चुके थे इस टाइम पे इंडियंस, उनको लगा कि अगर ये रिवॉल्ट जो है ये अनएजुकेटेड लोग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल लोग कर रहे हैं, कंजर्वेटिव लोग कर रहे हैं, जिनको प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ नहीं जाना, इसलिए उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया। दे वॉन्टेड कि, क्योंकि ब्रिटिशर्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग देयर इज़ अ माइंड सेट कि वेस्ट में जो भी है दैट इज़ डेवलप्ड, दैट इज़ प्रोग्रेसिव। जबकि सो एजुकेटेड इंडियंस जो उस टाइम पे वेस्टर्न एजुकेशन ले रहे थे, दे वांटेड कि वेस्टर्न वैल्यूज़ जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाई जाए और इंडिया ट्रेडिशंस को छोड़े। दिस वाज द रीज़न एजुकेटेड इंडियंस ने साथ नहीं दिया। देन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। So most of the leaders lacked national perspective and were motivated by narrow and personal gains. They fought to liberate only their own territories. So जितने भी लीडर्स थे they were basically self interested. अगर झांसी की रानी की बात करें तो लक्ष्मीबाई अपनी झांसी के लिए लड़ रही थी। इनफैक्ट शी गेव अ स्लोगन, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, कुछ इस तरह से करके शी गेव अ स्लोगन। Nana Sahib was fighting for his own title of Peshwa and the rule of Pune. Then coming on to Begum Hazrat Mahal, she was fighting for the rule of Lucknow to her son Birjis Qadir. So इस तरह you know, though the leaders that were fighting, they had their self-interest. Even you all know Kuwar Singh. Kuwar Singh was basically an ex-soldier who was denied of his pension और उसकी एस्टेट्स भी ले ली गई थी। सो वो अपनी एस्टेट्स वापस लेने के लिए और पेंशन लेने के लिए लड़ रहा था। सो दे वर सेल्फ मोटिवेटेड, दे डोंट हैव एनी नेशनल पर्सपेक्टिव कि हमको अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवानी है देश को। दे ओनली वांटेड कि जो उनका खुद का इंटरेस्ट है वो सेटिस्फाई करना है। सो व्हेन एनी मूवमेंट जो सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड होती है वो नॉर्मली उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि सबका सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग था, कॉमन गोल किसी का नहीं था। दिस वॉज द रीज़न द रिवॉल्ट फेल्ड। देन बात करें नेक्स्ट रीज़न की, तो ज़मींदार्स, मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स, दे सफर्ड द रैथ ऑफ द म्यूटिनियर्स बैडली एंड सॉ देयर क्लास इंटरेस्ट बेटर प्रोटेक्टेड अंडर ब्रिटिश पैट्रोनेज। सो ज़मींदार, मनी लेंडर और मर्चेंट्स जो थे, ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को काफ़ी खुश करके रखा हुआ था, जिसको हम रिलेट इस तरह कर सकते हैं कि देखिए, ज़मींदार हैज़ द पावर, हैज़ द राइट टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज ही कैन फ्रॉम द पीजेंट एज पर दी ज़मींदारी सिस्टम और ज़मींदारी सेटलमेंट अंडर दी परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। सो वो कितना भी ले, सो ही वॉज फ्री। उसने जो ब्रिटिशर को देना दैट वॉज फिक्स्ड 89%, बट जितना उसने लेना है वो उसके ऊपर था। सो वो एक्सेसिवली एक्सट्रैक्ट करता था। जब एक्सेसिवली वो एक्सट्रैक्ट करता था तो पीजेंट को देना पड़ता था। अगर पीजेंट के पास नहीं है तो उसको जाना पड़ता था मनी लेंडर के पास, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम था नहीं, तो मनी लेंडर से वो पैसा लेता था। जब मनी लेंडर से वो पैसा लेता था तो मनी लेंडर बहुत ज़्यादा ब्याज लगाता था, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं। सो ज़मींदार और मनी लेंडर दोनों को उस केस में फ़ायदा हो रहा था। जबकि बात करें हम मर्चेंट्स की, सो मर्चेंट्स क्योंकि वो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह बेचते थे, और ब्रिटिशर्स जो थे देवर देवर ट्रेड फैसिलिटेटिंग काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि वो फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर रहे थे, तो मर्चेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था ट्रेड की वजह से। सो जब ये म्यूटिनी स्टार्ट हुई तो इन क्लासेस को लगा कि नहीं यार, ये लोग जो है ये ट्रेडिशनल सोसाइटी की तरफ या ट्रेडिशनल सेटअप की तरफ वापस जाना चाहते हैं। सो दिस वाज द रीज़न दे ऑल सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स। देन बात करें मिडिल क्लास और अपर क्लासेस की, दे डिड नॉट सपोर्ट द रिवॉल्ट। वो मैंने बताया क्यों, क्योंकि मिडिल और अपर क्लास बेसिकली दोनों ऐसी क्लास थी जो एजुकेटेड थी। सो जो एजुकेटेड क्लास थी या जो अमीर क्लास थी, दे हैड नथिंग टू डू विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द पेजेंट। सो ज़्यादा लोअर क्लास जो है या जो पुअर पीपल थे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम थी इस सेटअप से। दिस वॉज द रीज़न कि मिडिल और अपर क्लास जो है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया रिवॉल्ट को। देन बात करें मोस्ट इंडियन रूलर्स रिफ्यूज टू ज्वाइन एंड ऑफन गेव एक्टिव हेल्प टू ब्रिटिशर्स। बड़े सारे इंडियन रूलर्स ने रिवॉल्ट को ज्वाइन करने से मना कर दिया और ब्रिटिशर्स को बड़ी ज़्यादा सपोर्ट दी। अब उसमें क्या बेसिकली सपोर्ट देने का उनका मतलब ये था, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो रूलर्स को पैसे भी देते थे,
देन उसके बाद उनको सपोर्ट भी करते थे। और इंडियन रूलर्स जो थे वो भी पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स के कॉन्टैक्ट में जब वो लोग आए, सो दे फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ सिस्टम, सो दे वर लविंग द सिस्टम बेसिकली। सो उन्होंने वो करने से उनको ब्रिटिशर्स के को अपोज करने से मना कर दिया। इवन दी सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, दी होलकर्स ऑफ इंदौर, ये राजघराने हैं, सिंधिया ग्वालियर का, होलकर इंदौर का, पटियाला के रूलर, सिंध के रूलर और अदर सिख चिफ्टियंस और महाराजा ऑफ कश्मीर, ये सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया रिवॉल्ट में, या हम दूसरी तरह कह सकते हैं कि दे डिड नॉट सपोर्ट दी रिवॉल्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था। सो ये थे वाई दिस रिवॉल्ट एक्चुअली फेल्ड। देन हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवॉल्ट की, और ये कॉन्सिक्वेंसेज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं अभी आपको जब आगे हम करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताऊंगा। सो कॉन्सिक्वेंसेज की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था इस रिवॉल्ट का, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में ख़त्म हो गया था और हम डायरेक्ट किसके कंट्रोल में चले गए थे, ब्रिटिश क्राउन के। मतलब वी बिकेम अ पॉलिटिकल कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। पहले हम क्या थे, पहले वी वर ओनली अ कमर्शियल कॉलोनी जो जिस पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। बट दिस आफ्टर द रिवॉल्ट, after the revolt, this Government of India Act of 1858 was enacted. This was enacted on 2nd August 1858. So under this act, the rule of East India Company in India ended and the control of Indian government, the British Indian government, जो ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज कर रहे थे, उस गवर्नमेंट का कंट्रोल डायरेक्टली किसके अंडर चला गया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर, यानी कि ब्रिटेन की जो क्वीन थी उसके अंडर चला गया। उस टाइम क्वीन कौन थी, क्वीन विक्टोरिया वॉज द क्वीन। अब किस तरह से आगे का निज़ाम चलाना, सो क्वीन विक्टोरिया इशूड अ प्रोक्लेमेशन ऑन 1 नवंबर 1858। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, पूछते हैं एग्जाम में। एंड एक और क्वेश्चन इससे पूछते हैं कि क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन। सो ये दो चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। सो क्वीन विक्टोरिया प्रॉमिस्ड अ डिक्लेरेशन और ही मेड अ प्रोक्लेमेशन, जिसमें क्या क्या चीज़ें थी। पहली चीज़ क्या थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ख़त्म हो जाएगा, मतलब अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का रूल लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, एंड ऑफ एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। अब ब्रिटिश जो है अपनी जितना टेरिटोरियल एरिया ब्रिटिशर के कंट्रोल में है वो उसको उतना ही रखेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। जैसे पहले वेलेस्ले के सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर वो रूलर्स को अपने अंडर लाते थे, अब वैसा नहीं होगा। अब जितना एरिया अभी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है उतना ही रहेगा, उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। देन नॉन इंटरफेरेंस इन दी पर्सनल बिलीव्स एंड कस्टम्स। इंडियंस के पर्सनल बिलीव्स और कस्टम्स, रीति रिवाजों में कोई भी दखल अंदाजी नहीं दी जाएगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हमने कॉजेज़ पढ़े तो आपने देखा कि ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी एक्टिवली इंटरफेयर इन दी पर्सनल बिलीव्स एंड कस्टम्स ऑफ द इंडियंस। सो उस वजह से भी एक सोशल डिसकंटेंट जो है इंडियंस में बढ़ा था। सो यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया गया कि पर्सनल बिलीव्स और कस्टम्स जो हैं उनके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस अकॉर्डिंग टू देयर ओन क्वालिफिकेशन। सो इंडियंस की अपॉइंटमेंट जो है वो आगे से किसके हिसाब से होगी, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगी। सो ये सारी चीज़ें डिक्लेयर की गई इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन में। देन नेक्स्ट एक और कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, एक नया ऑफिस एस्टैब्लिश किया गया, ऑफिस ऑफ द वाइसराय ऑफ इंडिया, हु वुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क। अब जैसे ब्रिटेन में देयर वाज अ प्राइम मिनिस्टर, बट द हेड ऑफ द कंट्री और हेड ऑफ द स्टेट वाज ब्रिटिश क्वीन। उसी तरह अब ब्रिटिश क्वीन डायरेक्टली इंडिया में तो देख नहीं सकती थी इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को, सो शी अपॉइंटेड अ पर्सन हु वुड बी कॉल्ड एज द वाइसराय ऑफ इंडिया। वो वाइसराय जो है वो इंडिया के सारे निज़ाम को देखेगा, एंड ही और शी वुड बी ही बेसिकली वुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क। देन अ न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड, he would be a member of ब्रिटिश कैबिनेट। मतलब क्या है, अब ब्रिटिश वाइसराय जो है वो तो रहेगा हेड इंडिया का, वाइसराय रहेगा हेड इंडिया का, बट उसके
आई एम सॉरी, वो कुछ ऑडियो में डिसरप्शन आ गया था। ओके, सो वाइसराय जो है वो रहेगा हेड इंडिया का, बट एडमिनिस्ट्रेशन को, जो निज़ाम को चलाने का जो ज़िम्मा है वो दिया गया सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को। अब इसको सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि मतलब क्या है इसका, कि जब भी ब्रिटेन में गवर्नमेंट बनेगी नई, तो वहाँ पे एक मिनिस्टर बनाया जाएगा, एक मंत्री बनाया जाएगा, जिसको चार्ज दिया जाएगा इंडिया का। मतलब उसको मिनिस्टर बनाया जाएगा इंडिया का, कि वो इंडिया की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा। अब वो अकेला नहीं देखेगा, ही वॉज गिवन अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स, यानी 14 मेंबर और एक वो 15 लोग मिलके एक इंडिया हाउस बनाया जाएगा, यानी एक ग्रुप बनाया जाएगा विच वुड बी कॉल्ड एज इंडिया हाउस, और काउंसिल ऑफ इंडिया भी बोला गया इसको, बनाया जाएगा, जो कि इंडिया के निज़ाम को एक्चुअली में चलाएगा। अब इसको मैं आपको सिंपल टर्म्स में अगर बताऊं तो एक्चुअली में होगा क्या, होगा ये कि एक ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होगा जो इंडिया की सारे निज़ाम को देखेगा अपने 14 लोगों के साथ मिलके। उसके बाद जो हेड है इंडिया का वो कौन रहेगा, वाइसराय रहेगा इंडिया का, और वाइसराय डायरेक्टली रिपोर्ट किसको करेगा, ब्रिटिश मोनार्क या ब्रिटिश क्वीन को रिपोर्ट करेगा। और ये जो इंडिया हाउस बना है या काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, इसका चेयरमैन जो होगा वो होगा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, वुड बी द चेयरमैन ऑफ दिस इंडिया हाउस। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या था, इट वॉज प्रोमिस्ड दैट ओल्ड इंडियन राइट्स, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस वुड बी गिवन ड्यू रिगार्ड वाइल फ्रेमिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द लॉ। ये भी कहा गया कि फ्यूचर में जितने भी लॉज इंडिया के लिए बनाए जाएंगे, तो इंडिया के जो एज ओल्ड कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उन सबको ड्यू रिगार्ड दिया जाएगा। मतलब उन सबको अपनी उसमें रख के, कि उनको देख करके आगे का कोई नया लॉ बनाया जाएगा। ऐसे ही नहीं कि विदाउट कंसल्टिंग और विदाउट कंसीडरिंग द इंडियन राइट्स, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस आप कोई भी नया लॉ बना दोगे, उनको बिल्कुल कंसिडरेशन में लेके उसके बाद नया लॉ बनाया जाएगा कोई भी। देन नेक्स्ट, द ब्रिटिश कुड नो लॉन्गर डिपेंड ऑन इंडियन लॉयल्टी, सो नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वॉज ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड even as the number of European soldiers was increased. The concept of divide and rule was adopted, with separate units being created on the basis of caste, community, region. उन्होंने क्या किया, क्योंकि अब उनको इंडियन सोल्जर्स पे विश्वास नहीं था, सो यूरोपियन सोल्जर्स जो है उनका नंबर आर्मी में बढ़ाया गया और इंडियन सोल्जर्स का कम कर दिया गया, और उसके साथ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई गई। मतलब कास्ट, कम्युनिटी, रीजन के बेस पे आर्मी में रेजिमेंट्स बनना शुरू हुई, लाइक सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट। सो इट वाज टू डिवाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट आइडेंटिटी और क्लास आइडेंटिटी और रीजनल आइडेंटिटी। फाइन। देन द ब्रिटिश प्रॉमिस टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ नेटिव प्रिंसेस। सो जो नेटिव प्रिंस थे, जो तो एरिया ब्रिटिशर के कंट्रोल में था वो तो रहा उनके कंट्रोल में, उनके अलावा जो छोटी छोटी स्टेट्स में राजवाड़े थे, उन सब के राइट्स को भी, उन सब की डिग्निटी को भी ब्रिटिशर्स रिस्पेक्ट करेंगे, ये उसमें कहा गया। और ये बेसिकली क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन में कहा गया। देन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर इस पूरे के पूरे रिवॉल्ट का क्या है, that during the entire revolt there was complete cooperation between Hindus and Muslims. So Hindus and Muslims fought shoulder to shoulder at all levels. You know, लोगों के लेवल पे भी, सोल्जर्स के लेवल पे भी और लीडर्स के लेवल पे भी। There was not even a single sign कि किसी ने ये बोला हो कि ये मुस्लिम है तो मैं इसका साथ नहीं दूंगा, या ये हिंदू है तो इसका साथ नहीं दूंगा। So they fought shoulder to shoulder against a common enemy. So the event of 1857 demonstrated that people and politics of India were not basically communal or sectarian before 1858. So इनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कम्युनल पॉलिटिक्स का या रिलीजन के बेस पे या कास्ट के बेस पे या किसी सेक्ट के बेस पे पॉलिटिक्स करने का ये जो तरीका है या लोगों का बांटे जाना है, ये 1857 से पहले नहीं था, ये उसके बाद ही आया। तो विद दिस वी आर ओवर विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। आई होप आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन ऑलवेज मेक अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई कि मैं वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लैरिफाई करूं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूं
कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है और इफ़ देर इज़ एनी टॉपिक यू वांट मी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सजेस्ट मी कि आपको कौन सा टॉपिक, गिव मी सिंगल टॉपिक, विच एवर टॉपिक दैट यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ गिव मी दैट टॉपिक इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक श्योर कि मैं 5-6 मिनट की वीडियो आप के लिए लेके आऊँ उन टॉपिक्स पे, ताकि अगर किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो वो वहाँ क्लैरिफाई हो जाएगा। सो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए इसको। सो जल्दी मैं नया लेक्चर लेके आप सबके साथ फिर से शेयर करूँगा। सो टिल देन टेक केयर, और प्लीज़ अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है सो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।